विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश के उपविभाग अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में। आप राजस्थान के मानचित्र के आधार पर पहले हमने अध्ययन किया था, तब हमने देखा कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह पश्चिमी भाग जो अरावली श्रेणी से लेकर पश्चिम का संपूर्ण भाग एक मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस संपूर्ण प्रदेश को हम दो सब डिविजन्स में विभाजित करते हैं। तो जो सुदूर पश्चिम का भाग है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये मुख्य रूप से जो भूभाग हैं ये सामान्य रूप से कहलाते हैं पश्चिमी रेतीले मरुस्थल। और इसी रेतीले मरुस्थल में एक छोटा सा खंड है जिसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर चट्टानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे इस रेतीले मरुस्थल के पूर्व की ओर तथा अरावली पहाड़ियों के पश्चिम की ओर के भाग, उसे अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं, जिसका विभाजन सामान्य रूप से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का भाग अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अर्थात यहाँ की वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य में मिलता है। इस भूभाग का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग को हम कहते हैं लूनी बेसिन। तो ये जो 1 नंबर है ये हमारा कहलाता है लूनी बेसिन। उसके बाद हम जब उत्तर में बात करते हैं तो आता है नागौर उच्च भूमि नंबर 2, जो कि मुख्य रूप से नागौर जिले में का भूभाग है। उसके बाद जो भूभाग आता है वो सामान्य रूप से आता है शेखावटी प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर प्रमुखता के साथ इस प्रदेश शेखावटी प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो उत्तर का भाग है जिसे हम कहते हैं गग्गर नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से कालका नामक स्थान से निकलकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में प्रवाहित होती है, वह जो भाग है गग्गर का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसे हम 4 उपविभागों में पुनः विभाजित करते हैं। और उसका जो सुदूर दक्षिण का भाग है लूनी बेसिन, दूसरा नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावटी प्रदेश और चौथा गग्गर का मैदान। अब हम इस बात करते हैं कि अर्धशुष्क मरुस्थल का सीमांकन पश्चिम में 25 सेंटीमीटर और पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है। ये मानचित्र द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। जो अभी मैंने बनाकर बताया वही मानचित्र है। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और गग्गर बेसिन के रूप में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लूनी बेसिन। तो आप देखिए लूनी बेसिन जो है वो लूनी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, तथा लूनी व उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा निर्मित भाग का अगर सीमांकन की बात करें तो अजमेर और नागौर का दक्षिणी भाग, जोधपुर जिला, पाली, जालोर, बाड़मेर की पूर्वी सीमा का जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन में जालोर सिवाना के समीपवर्ती भाग में ग्रेनाइट और रायोलाइट, ये एक महत्वपूर्ण चट्टानी समूह है। ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानी समूह ये पाया जाता है जालोर सिवाना बेल्ट में। इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 40 मीटर से लेकर 325 मीटर के मध्य पाई जाती है। अजमेर के समीपवर्ती भागों में हम प्लेसेस के आधार पर बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे मांगलियावास अजमेर में, सराधना अजमेर में, टूकरा अजमेर, ब्यावर जो अजमेर का भाग है, पिसांगन पाली के समीपवर्ती भाग में हमें अंतरा पर्वतीय पदीय मैदान मिलते हैं। तो इस लूनी बेसिन में अगर अजमेर के समीपवर्ती भाग जो हमने नाम लिए अभी मांगलियावास, सराधना, टूकरा, ब्यावर, पिसांगन या अंतरा पर्वतपदीय मैदान भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह नदी लूनी है, और लूनी नदी अजमेर में आना सागर झील से निकलती है तथा दक्षिण में पाली से होते हुए बाड़मेर, और उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको हम कहते हैं जगह का नाम है बालोतरा। तो बालोतरा तक जो इसका जल है वो मीठा है, बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है, क्योंकि उस भूमि पर सामान्य रूप से माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा जो सब डिवीज़न है वो है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि के अगर हम सीमांकन की बात करें तो लूनी बेसिन के उत्तर में है, अर्थात दक्षिण का जो सीमा बनाता है वो लूनी बेसिन है,
उत्तर की जो सीमा बनाता है वो शेखावटी प्रदेश है। तो आप ये बात करेंगे कि उत्तर में हमें शेखावटी प्रदेश मिलता है, दक्षिण में लूनी बेसिन मिलता है। इन दोनों के मध्य का जो संपूर्ण भाग है ये भाग हमें नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ नागौर जिले में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कुचामन की पहाड़ी, डेगाना पहाड़ी, डीडवाना की, नावा की पहाड़ियाँ। ये जो भूभाग है इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के बीच में पाई जाती है। ये इसलिए इस भूभाग का नाम नागौर उच्च भूमि है। यहाँ पहाड़ियों के मध्य गर्त में खारे पानी की झीलें भी मिलती है, जिसमें सोडियम लवण की प्रधानता है। यहाँ सोडियम लवण की अधिकता होने के कारण अधिकांश जो भूमि है वो बंजर सी हो गई है। और इस भूभाग में अजमेर के समीपवर्ती भागों में नागौर का जो रीजन है अजमेर नागौर के मध्य, वहाँ बंजर होने के कारण और जल में फ्लोराइड भी अधिक होने के कारण एक कुबड़ापन पाया जाता है, तो उसे कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सामान्य रूप से जो हम चर्चा कर रहे थे कि सोडियम लवण जो भूमि के भीतर से हमें मिलता है, वह एक भीतर एक चट्टान है जिनका नाम है माइकासिस चट्टान। और उन माइकासिस चट्टानों से कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशाकर्षण पद्धति के द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। ये केशाकर्षण पद्धति जो है उसका तरीका इस तरह से होता है कि जैसे फ्रूटी में जो स्ट्रो डालते हैं, स्ट्रो डालने के बाद जब हम एक बार सिप खींचते हैं तो एक निश्चित रूप से नीचे से ऊपर की ओर एक क्रम, सतत क्रम से, उसी तरह से जब इन भूभागों में जब अल्पकालीन वर्षा होती है तो वर्षा का जल चट्टानों से रिसकर भूमि के भीतर जाता है। और भूमि के भीतर जो माइकासिस चट्टानें हैं उनमें से कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम को घोल करके हल्का लवण के रूप में इनको सतह के ऊपर ले आता है। और ऊपर लाने के बाद जल पुनः वाष्पीकृत हो जाता है तथा ये जो लवण है ये सतह पर जमे हुए हमें दिखाई देते हैं। ये लवण भीतरी भाग से जल के माध्यम से ऊपर आते हैं। अब तीसरा जो सब डिवीज़न है वो है शेखावटी प्रदेश। ये प्रदेश एक आंतरिक अपवाह का श्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात शेखावटी जो है चूरू, सूरकर, झुंझुनू जिलों का भाग, ये आंतरिक अपवाह है। यहाँ की कोई भी नदी या जो नदी नाले हैं वो भूमि में ही विलीन हो जाते हैं, किसी अन्य सागर या झील, खाड़ी तक जाकर नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ की सब महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। शेखावटी प्रदेश में चूनेदार अधस्तर से अनावृत जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उन्हें जोहड़ या नाडा कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चूनेदार अधस्तर से अनावृत कच्चे कुएं। इस प्रदेश में बालूका स्तूपों के मध्य अल्पकालीन वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसे सर या सरोवर कहा जाता है। सर और सरोवर जो है ये चूरू के स्थान पे सीकर और झुंझुनू में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो ये दो जिले जहाँ अर्ध बालूका स्तूपों के मध्य अल्पकालीन वर्षा का जल सर या सरोवर के नाम से जाना जाता है। चूरू एकमात्र ऐसा जिला है शेखावटी प्रदेश में जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो दो जिले ऐसे हैं जहाँ कोई नदी नहीं है, एक बीकानेर है, दूसरा चूरू है। लेकिन अगर कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि शेखावटी प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ कोई नदी नहीं है, तो वहाँ चूरू जिला आएगा जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शेखावटी प्रदेश में खंडेला की पहाड़ियों से एक कांतली नदी का उद्गम होता है। इस शेखावटी प्रदेश में दक्षिण में एक सांभर झील जयपुर में है, जिसमें सीकर से बहकर आने वाली मैडा और अजमेर के पास किशनगढ़ से बहकर आने वाली रूपनगढ़ नदी मिलती है। यहाँ मुख्य रूप से ताल छापर और परियारा एक महत्वपूर्ण रन है। घग्गर के मैदान की जब हम बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में कालका के पास से निकलती है। एक महत्वपूर्ण स्थान ध्यान रखना है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश राज्य कालका के पास से निकलती है। और इस घग्गर नदी को हम प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं। ये नदी को सामान्य से मृत नदी कहा जाता है। मृत नदी कहने के दो रीजन है। एक तो जब इसमें अचानक वर्षा का जल आता है तो यह अपने प्रवाह क्षेत्र को इतना विस्तार कर देती है कि अत्यधिक मात्रा में जन हानि होती है। दूसरा, वर्ष के अधिकांश समय ये खुद भी शुष्क रहती है। इसमें वर्षा का ही जल मिलता है, इसलिए वर्ष के अधिकांश समय इसमें जल की उपलब्धता नहीं रहती, तो इसकी घाटी सूखी रहती है। इस दो तथ्यों के आधार पर हम इसे मृत नदी कहते हैं। इस नदी द्वारा हनुमानगढ़ में बाढ़ आती है और जब बाढ़ की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है तो इस नदी का जल, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का जल पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाता है। और कहाँ तक जाएगा? फोर्ट अब्बास तक। अभी तक जो जल गया है पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक गया है, उसके बाद भूमि में विलीन हो जाता है। घग्गर नदी के पाट प्रदेश को, या पाट नहीं है, पाट का मतलब होता है उसका
तल जहाँ से होकर गुजरती है। तो घग्गर नदी का जो पाट प्रदेश है वो राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह एक छोटी सी नाली के रूप में होता है, और पाकिस्तान में इसका नाम हकरा। तो आपको ध्यान रखना है कि हकरा जो शब्द है वो घग्गर नदी के पाट प्रदेश के लिए पाकिस्तान में उपयोग में लिया जाता है, और राजस्थान में इसके लिए नाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैदिक सरस्वती का उल्लेख, सरस्वती नदी का जो उल्लेख हमें वेदों से प्राप्त होता है, उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो माना जाता है कि ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी ही वैदिक सरस्वती का अवशेष है, और हमें इसका उल्लेख वेदों में मिलता है, और उस वेद का नाम है ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद के दूसरे मंडल धृत संबंध और ऋग्वेद के तीसरे मंडल विश्वामित्र, मतलब ये उनके निर्माण करता थे। तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल लिखा गया वो धृत संबंध ने लिखा, ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, और ऋग्वेद का जो सातवां मंडल था वो गुरु वशिष्ठ ने लिखा। इन तीनों ही मंडलों में इस वैदिक सरस्वती का अवशेष मानी जाने वाली घग्गर नदी का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में उनकी चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो अगर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात करें तो 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं उनमें ये सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हममादा किसे कहते हैं। तो मरुस्थलों में जो चट्टानी मरुस्थल है वो हममादा कहलाते हैं। तो आपको अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो कहेंगे कि चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो आपको सीधा आंख बंद करके क्या करना है, हममादा करना है। पथरीला जो मरुस्थल है, तो अब यहाँ देखिए चट्टानी मरुस्थल और पथरीले मरुस्थल में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। चट्टानी मरुस्थल में बड़ी विशालकाय चट्टानें होती है, जबकि पथरीले मरुस्थल में कंकड़ पत्थर जो है वो खुले रूप में डिपोजिटरी होते हैं। तो पथरीला जो मरुस्थल है वो लीबिया और मिस्र, इजिप्ट में इसे सैरीर कहा जाता है, और हमारे यहाँ उसे हम रेग कहते हैं। तो रेग जो शब्द है वो पथरीले मरुस्थल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे जब विशालकाय चट्टानें, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, समय के साथ साथ उन पर भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया बहुत अधिक लंबे समय तक रहती है, तो वह चट्टान छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है, और छोटे छोटे खंडों में टूटने के बाद पवन जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, ऐसे क्रम में वह एक पेबल्स के रूप में, अलग अलग कंकड़ पत्थर के रूप में हमें वहाँ दिखाई देती है, जबकि वो रेत नहीं बनते हैं, क्योंकि जब वो कंकड़ पत्थर से भी अधिक भौतिक अपक्षय की स्थिति में पहुंचकर बहुत महीन कणों में बदल जाएंगे, तब वो रेत में कन्वर्ट होंगे। तो चट्टानी मरुस्थल बहुत विशाल चट्टानें जो कि भूमि के साथ जुड़ी हुई रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होती, वह उन पर भौतिक अपक्षय की निरंतर प्रक्रिया चालू रहने पर समय के कुछ समय बाद वह पथरीले मरुस्थल में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, तो पथरीला मरुस्थल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, लीबिया और मिस्र जो है इजिप्ट, वहाँ उसे सैरीर कहते हैं पथरीले मरुस्थल को, और हम यहाँ इसके रेग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है अर्ग, जिसको रेतीला मरुस्थल कहते हैं, जिसको आप सामान्य रूप से मरुस्थल के रूप में सभी छात्रों के दिमाग में एक इमेज रहती है कि भाई मरुस्थल है, इसका मतलब रेत ही रेत होगी। तो वह जो भूभाग है उसके लिए हम अर्ग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तुर्किस्तान में ऐसे रेतीले मरुस्थल को कोउम कहा जाता है, कोउम, उसका इस तरह से लिखते हैं कोउम। तो ये जो कोउम है ये रेतीले मरुस्थल को तुर्किस्तान में कहते हैं। तो आपको ध्यान, एक महत्वपूर्ण डायग्राम जिसकी हम चर्चा करेंगे कि अगर मरुस्थल में 2 पहाड़ियाँ हैं तो उन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो गर्त भाग है उसके भी हम अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, इस डायग्राम से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण सिरा है। तो 2 किनारे, दोनों किनारों के मध्य जो संपूर्ण भाग है उसे हम एक शब्द से इंगित करते हैं बालसन, अर्थात 2 पहाड़ियों के शीर्ष के मध्य का संपूर्ण भाग। अगर आपको एक कार्ड दिखे जहाँ एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के मध्य हो सकता है 5 किलोमीटर का अंतर हो, 8 किलोमीटर का अंतर हो, या 3 किलोमीटर का अंतर हो, तो वह जो भाग है उस भाग को, संपूर्ण भाग को हम जिस शब्द से इस्तेमाल करते हैं वो बालसन कहलाता है। लेकिन दोनों ही तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के भी अलग अलग सिरे हैं, उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पहाड़ी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वह पर्वताग्र कहलाएगा, अर्थात पर्वत का ऊपरी हिस्सा, उसे हम कहेंगे पर्वताग्र। इस पर्वताग्र से नीचे का जो एक खड़े ढाल, सीधा ढाल, अधिक ढाल युक्त भाग होता है वो कहलाता है पेडिमेंट।
और पेडिमेंट के बाद थोड़ा सा मंद ढाल युक्त जो भाग होता है वह कहलाता है बजाडा। और इस बजाडा के बाद जो और निम्न गर्त वाला भाग है जहाँ जल आकर जमा हो जाता है वह भाग कहलाता है प्लाया। तो ये झील नुमा भाग बन जाता है, ये लास्ट में जो झील बनती है ये कहलाता है प्लाया। और सामान्य रूप से मरुस्थल में जो पर्वत एका की पहाड़ियाँ होती है उन्हें हम भौतिक भूगोल की दृष्टि से इंसेलबर्ग नाम से, जो अपर्दन अवशेष कठोरतम चट्टानी पहाड़ियों का क्रम रहता है, उन्हें हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तो आइए देखिए इनकी हम डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। जब इस पूरी दो पहाड़ियों के मध्य का जो गर्त भाग है उसमें जब जल जमा होता है, अल्पकालीन वर्षा जल जमा होता है और जब उसमें जल होता है तो वह प्लाया झील कहलाती है। और इसमें लवण की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो इसे हम सेलिनास के नाम से जानते हैं। लवण की मात्रा प्लाया में जब अधिक हो जाए तो वह सेलिनास के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं पर्वताग्र किसे कहते हैं, अर्थात पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो अभी डायग्राम से हमने देखा पर्वताग्र कहलाता है। पेडिमेंट, पर्वताग्र और बजाडा के मध्य का जो भाग है वो पेडिमेंट कहलाता है। पेडिमेंट और प्लाया के मध्य का जो भाग है वो बजाडा कहलाता है। पर्वतों से गिरी हुई जो बेसिन है वह बाल्सन कहलाती है। प्लाया क्या है, अल्पकालीन झीलें जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। सेलिनास क्या है, जब प्लाया में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसे सेलिनास कहते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर बालुका स्तूपों अर्थात दो बालुका स्तूपों के जो मध्य का भाग है, अगर वहाँ एकाएक वर्षा जल इकट्ठा हो जाए और उसमें जल हो, दो बालुका स्तूपों के मध्य, तीन बालुका स्तूपों के मध्य जो एक छोटा गर्त भाग होता है तो उसे हम कहते हैं मरहो। मरुस्थलों में बालुका पत्थर युक्त निम्न दलदली जो भूमि है उसे हम रन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि रन किसे कहते हैं, बालुका पत्थर युक्त निम्न दलदली भूमि रन कहलाती है। राजस्थान के प्रमुख रन की अगर हम चर्चा करेंगे तो जो प्रमुखता से नाम आते हैं, जिला चूरू में है परियारा और तालछापर। तालछापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है जोधपुर में बाप है। बाप जो रन है वहीं आपको एक भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं बाप बोल्डर बेड। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि बाप में एक महत्वपूर्ण संरचना रहती है बाप बोल्डर बेड, ये चट्टानी संरचना है बाप बोल्डर बेड, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा जैसलमेर जिले की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ महत्वपूर्ण रूप से 5 रन मिलते हैं। उनके नाम है बरमसर, कनोड़, भाकरी, पोखरण, लावा। ये 5 महत्वपूर्ण रन जिला जैसलमेर में। बाड़मेर की बात करें तो वहाँ है थोब रन। तो आप महत्वपूर्ण रन ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं। अगला फैक्ट हमारा खडीन, कि रन के सूखने पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली जो कृषि है वो कहलाती है खडीन कृषि। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट व नीस से निर्मित अपर्दन अवरोधी एका की पहाड़ियाँ वो इंसेलबर्ग कहलाती है। अभी हमने चर्चा कर ही ली थी। ग्रेनाइट व नीस से किन चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट और नीस से जो अपर्दन अवरोधी है, बहुत ही कठोर चट्टानी समूह है, वह इंसेलबर्ग के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने मरुस्थलीय प्रदेश का आज संपूर्ण अध्ययन प्रारंभ कर लिया था। आप इसे वीडियो के माध्यम से देखकर रिवाइज करें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।